नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर एक माता पिता तथा उनके बच्चों को अफेक्ट करता है। तो आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन यानी कि रसीकरण। आज के वीडियो में हम यह समझेंगे कि यह रसीकरण की वजह से कौन सी गलतफहमियां तथा कुछ कौन से फैक्ट्स हमारे मन में उपलब्ध है। तो यह वीडियो देखकर आप अपने बालक की हेल्थ का अपने आप ही अनुमान कर सकोगे यानी कि डिसीजन ले सकोगे। तो सबसे पहले एक मिथ है कि यार नेचुरल इम्यूनिटी ही बेस्ट है और अगर नेचुरल इम्यूनिटी ही है तो फिर हमें वैक्सीन लगाने की जरूरत क्या है। तो आपको यह समझना जरूरी है कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी में मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरी है वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी तब पैदा होती है जब एक बार पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करा हुआ हो, यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी किसी भी रोग के लिए उत्पन्न होने के लिए रोग को एक बार होना जरूरी है। अभी हम कॉमन सेंस लगाए कि अगर ऐसा हो कि हर एक रोग की इम्यूनिटी के लिए हमें हर एक रोग एक बार तो होना ही चाहिए तभी हमें इम्यूनिटी मिलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ही वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है। वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी में इनएक्टिवेटेड फॉर्म के पैथोजन को या फिर उसके बहुत ही निम्न प्रकार के डोज को बॉडी में एंटर किया जाता है, जिसकी वजह से जब भी एक्टिवेटेड फॉर्म वाला पैथोजन जैसे कि वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो वायरस के सामने हमारी बॉडी प्रतिकारक क्षमता डेवलप कर चुकी होगी और उसकी वजह से वो उस इंफेक्शन से फाइट करेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इम्यूनिटी के लिए हमें वैक्सीन तो लगानी ही चाहिए। लोगों में एक और ऐसी मिथ है कि वैक्सीन हमारी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता को दबा देती है। तो यह बहुत ही खंडन करने वाली मिथ है और इस माहिती का खंडन करने के लिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब भी वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर होती है तब हमारी बॉडी में यह वैक्सीन प्रोटीन के रूप में एंटर होती है और वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन का होता है, जिसकी वजह से यह इनएक्टिवेटेड फॉर्म जो पैथोजन का होता है वो हमारी बॉडी में रही हुई इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और यह ट्रिगर करने के लिए वो एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स इन दोनों का सहारा लेता है। यह एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल यह याद रख लेती है कि यह एक पैथोजन है, जिसकी वजह से जब एक्चुअल में हमें इंफेक्शन होगा और एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन हमारी बॉडी में दाखिल होगा तब हमारी बॉडी में रहे हुए मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज के जरिए हमारी इम्यून सिस्टम यह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी ताकि वो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन आगे जाकर हमारी बॉडी में रोग पैदा ना करे। अभी तीसरी मिथ है कि मैंने जो इतना समझाया, इतना समझाने पर भी लोग यही बोलेंगे कि यार वैक्सीन से कुछ नहीं होता। तो मैं उन लोगों को आंकड़ों के जरिए यह समझाना चाहूंगा कि वैक्सीन की वजह से चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स तथा पोलियो जैसे रोग पूरी दुनिया में से नाबूद हो चुके हैं। साथ में कुछ डिसीजेस यानी कि रोग जैसे कि मीजल्स, रूबेला, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस जैसे रोग भी और उनके केसेस भी बहुत ही कम हो चुके हैं। नेक्स्ट मिथ है, लोग यह समझते हैं कि वैक्सीन जिस रोग से रक्षण करती है उससे भी ज्यादा उसकी एडवर्स रिएक्शन होती है। तो यह बिल्कुल ही गलत फहमी है। जो लोग वैक्सीन लेते हैं उनमें से कुछ लोगों को ही माइल्ड और टेम्पररी साइड इफेक्ट्स जैसे कि बुखार आना, वैक्सीन के साइट पर सोरनेस देखने को मिलना
या फिर थकान लगना जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हमारे कोविड के समय में हमारे देश में ही अभी अभी ही जो कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन चला था, उसमें सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 0.002% इतने परसेंट व्यक्ति को ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था वैक्सीन देने के बाद। तो आपको पता चलना चाहिए कि वैक्सीन हमें कितना फायदा कर सकती है और उसके सामने उसकी एडवर्स रिएक्शन बहुत ही कम ही है। नेक्स्ट मीथ है जो कोविड के समय बहुत ही ज्यादा प्रमाण में फैली थी, तो वो है कि वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी दिखाई दी गई है तथा वैक्सीन को बिना किसी ट्रायल के ही हमारे ऊपर लाया गया है। तो आपको यह समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन आपको दी जाए उसके पहले उसे प्री क्लिनिकल रिसर्च, उसके बाद फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू तथा अप्रूव और पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, यह सभी प्रकार के ट्रायल्स में से वैक्सीन को गुजरना पड़ता है। और अगर इन सभी में से वह खरी उतरे तभी वैक्सीन को आपके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपको लगाया जाता है। नेक्स्ट मिथ है, कई बार लोग यह भी कहते हैं कि यह वैक्सीन हार्मफुल है, यानी कि इस वैक्सीन में हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है। तो अगर आपको ऐसे किसी भी वैक्सीन के ऊपर शक है तो आप कमेंट में उस वैक्सीन का नाम बताइए। अगर आप उसका नाम बताएंगे तो मैं आपको उस वैक्सीन के इंग्रेडिएंट को 1 बाय 1 अलग करके वो इंग्रेडिएंट इस वैक्सीन में क्यों डाला हुआ है उसका कारण बताऊंगा, ताकि आपकी सभी प्रकार की गलतफहमियां दूर हो जाए। कई लोगों को यह भी शक होता है कि यह वैक्सीन कहीं हमें लॉन्ग टर्म में तो साइड इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसको निवारण करने के लिए वैक्सीन को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ होता है। उसमें पैसिव सर्वेलेंस, एक्टिव सर्वेलेंस, वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, वैक्सीन सेफ्टी डेटा लिंक तथा क्लिनिकल ट्रायल्स, यह सभी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वैक्सीन के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को इस सिस्टम्स के जरिए मॉनिटर किया जाता है। तो अभी मुझे लगता है कि यह वीडियो देखने के बाद माता पिता को यह एश्योरेंस मिल गया होगा कि अपने बच्चों के लिए वैक्सीन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तथा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई है वो लोग भी लगा दीजिए, और सरकार जब भी कहे तब भी उसका बूस्टर डोज ले लीजिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो की जानकारी मिल सके। थैंक यू।